मैं हूं जाहिद हुसैन, वाइड एंगल के नए एपिसोड के साथ। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है जिस बात का, और हुकूमत का ये दावा है कि जो है ये क्रिप्टो करेंसी में जो उन्होंने एक नई बिजनेस का वादा किया है, और एक अनाउंस किया है कि वो उसको एक लिहाज से न सिर्फ लीगलाइज करेंगे, बल्कि उसमें उनको ख्याल ये है कि उस पर बेतहाशा इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। मैं ख्याल इससे पहले एक हुकूमत ने चंद माह पहले एक और ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान के पास जो मिनरल के हैं डिपॉजिट्स हैं बेतहाशा, वो जो है वो आगे चल के पाकिस्तान की जो माशी तरक्की का बायस बनेंगे और एक नई एक राह खोलेंगे। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा जिस बात का है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का। तो पहले तो ये बात होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और अब तक जो है उसकी हैसियत क्या थी। देखिए 2009 में क्रिप्टो करेंसी का इजरा हुआ था, क्रिप्टो कॉइन जिसको कह सकते हैं। और उसमें जो है वर्ल्ड वाइड उसमें एक थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं एक लिहाज से स्पेकुलेटिव तिजारत का और एक्सचेंज का जरिया बन के आई। बहुत सारे ममालिक में ये तो एक गैर कानूनी थी हैसियत, और इसमें बहुत ज़्यादा जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो लोग थे जो कि सट्टेबाजी कर कह लें या जो है स्पेकुलेटिव उसमें जाते थे। कुछ लोगों ने उसमें पैसे भी बनाए, और फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों ने अपना नुकसान भी उठाया। लेकिन इसकी हैसियत जो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो है उसकी कोई उस तरह की लीगल हैसियत नहीं थी। लेकिन हमने जब ही देखा है, जब से ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, उस वक्त से जो है इसकी बाज़गश्त नजर आती है हमें कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि ये एक नया जो है कि लिहाज से लीगल जिसको कहते हैं टेंडर जो है और एक्सचेंज का जरिया जो है उसको बनाने का है। ट्रम्प ने आते के साथ ही जो है एक बात की जो उसमें एक लिहाज से ओवरसाइट थी अमेरिका में। ठीक है, उस पर कारोबार कुछ लोग करते थे, लेकिन एक उसमें ओवरसाइट भी थी। कानून भी कुछ ऐसे थे जिसके जरिए उसको एक लिहाज से रेगुलाइज किया गया था। लेकिन जैसे ही ट्रम्प की हुकूमत आती है उसके बाद जो है वो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, और अब उसको एक लिहाज से एक एक जो उसमें कदगन लगी हुई थी उसको जो है कम किया गया। कोई कानून जो है कानून की उस पर जो पाबंदियां थी उसको भी तंग किया गया। उसकी एक वजह साफ थी कि पिछले एक साल से ट्रम्प फैमिली जो है, खासतौर पर उनके दो बेटे एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो है, वो इस कारोबार में रहे थे। और उन्होंने पिछले चंद महीनों में जब से ट्रम्प हुकूमत आई इक़्तिदार पे, उसमें उन्होंने बेतहाशा मुनाफा भी कमाया है। तो अब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब हम देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का जो एक लिहाज से चर्चा है, और ये बात की जा रही है कि इसके जरिए जो है आपको जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इसमें जो है इसकी एक एक कुछ लोगों का ख्याल है, और मेरे ख्याल सही भी ख्याल है, कि वो उसका एक बुनियादी चीज़ जो है वह है और तमाम चीज़ों के अलावा वो ये थी कि जो है ट्रम्प हुकूमत के साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। अब देखना कि ये है, और इसकी बहुत सारे लोग जो है इसका वो मिलाते भी है एक लिहाज से। जो पिछले दिनों हम देखते हैं कि ट्रम्प की तरफ से कोई इस किस्म के बयानात आए थे जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर और एक लिहाज से उनके थे, खास तौर पे जब से हिंदुस्तान के में सीज फायर हिंदुस्तान के खिलाफ जब सीज फायर हुई थी, तो ये भी कहा जाता था कि ट्रम्प ने, और ये बात हकीकत है कि ट्रम्प ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और फिर बेतहाशा बयानात भी उनके हैं, तकरीबन एक दर्जन करीब बयानात दे चुके हैं कि वो जो है इसमें उन्होंने धमकी ये दी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कि तिजारत बंद कर देंगे अगर इस पर सीज फायर नहीं होती। हिंदुस्तान तो अब तक के इस बात से इनकारी है कि उसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल रहा है, लेकिन ये बात पाकिस्तान भी इस बात को तस्लीम करता है कि इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। अब जो है जब ये बात आती है तो फिर उसको यकीनी तौर पे इसको हम लोग इस चीज़ को मिलाने की भी कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है वो हमें आगे देख के आगे चल के हमें खुद पता चल जाएगा कि उसकी और हकीकत क्या है। लेकिन पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी क्या है इस बारे में। जब पाकिस्तान ने जो है अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी बना दी है, और उसका जो है एक बिलाल साकिब बिन बिलाल एक है जिनका मेरे ख्याल पाकिस्तानी है लेकिन बरतानिया से ताल्लुक़ है उनका, उसका उसका सरबराह बना दिया है।
اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کو ذرا فاسٹ ٹریڈ، اور اس میں کافی جو ہے پچھلے دنوں بلال ثاقب صاحب جو ہے وہ امریکہ بھی گئے تھے تاکہ وہاں سے فورن انویسٹمنٹ لے سکیں۔ انہوں نے ایک فورم جو تھا اس پہ کرپٹو کرنسی کے اوپر، ایک فورم لاس ویگس میں ہوا تھا، اس سے بھی خطاب کیا تھا۔ اور اس میں بالکل ایک دلچسپ بات نظر آتی ہے کہ اس فورم میں جو اور لوگوں کے علاوہ جو ہے اس میں جو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دونوں صاحبزادے ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی نوعیت جو ہے کافی بڑھ گئی تھی۔ اور اس میں بلال بن ثاقب نے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ پاکستان میں بہت اچھی فضا موجود ہے، اور وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی، فورن انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی بہت سارے جو ہے ایک لحاظ سے اپارچونیٹیز موجود ہیں۔ انہوں نے اس میں اپنی تقریر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا سیز فائر میں، ہندوستان کے اور پاکستان کی جو ایک لحاظ سے اسٹینڈ آف تھا اس میں 3 دن کے، تو اس میں جو ہے اس میں جو کردار ادا کیا اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ابھی بلال بن ثاقب ابھی بھی امریکہ میں ہے، اور پرسوں جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہے کرپٹو کرنسی میں اس کے سے۔ تو یہ بات صاف نظر آتی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کی ایک نئی پالیسی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہے، اس کی ایک جو وجہ جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک ٹھیک ہے، آج کل میں اس میں بہت ساری جو ہے پچھلے ہم چند مہینوں میں دیکھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں بہت سارے ممالک میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے، امریکہ کا انویسٹمنٹ بھی آئی ہے، اور اس میں جو ہے ابھی جو مڈل ایسٹ کا گلف کا دورہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3 دن کا کیا تھا، اس کا بھی ایک تعلق جوڑا جاتا ہے وہ اسی تجارت کے ساتھ بھی، کیونکہ اس دوران میں انہوں نے کئی بلین ڈالر کی جو ہے ڈیل پہ بھی سائن کیے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ابو دھابی بھی گئے تھے۔ ابو دھابی میں ان کے آنے سے 15 دن پہلے ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی ہوئی تھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے ان کے دونوں صاحبزادے ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ شریک تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ان کی جو ایک کمپنی ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، اس کے ساتھ جو ہے ایک ابو دھابی کی ایک کمپنی جو تھی ان کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ تقریباً $2 بلین کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ابو دھابی کی جو فائنینشیل فنڈ ہے، اس میں جو ہے اس کا جس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی کرپٹو ایکسچینج کے حوالے سے ٹرمپ کی فیملی کمپنی کی، تو اس کے متعلق پہلے کہا جاتا ہے اس انویسٹمنٹ فرم کے بارے میں کہ پہلے اس کے منی لانڈرنگ اور دوسرے ان کے خلاف فائنینشیل جو وائلیشن کے چارجز بھی موجود تھے۔ لیکن کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ چونکہ صدر ہیں، اور شاید یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لیگلائز ہو گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت اہم بات آتی ہے کہ پچھلے دنوں جو ان کی یہ کمپنی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں WLF ٹرمپ فیملی کی، اس کے ساتھ پاکستان کا بھی ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس میں بھی وہی ہے کہ کرپٹو ایکسچینج کے حوالے سے۔ تو پھر یہ بات تو اور زیادہ صاف ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس کا تعلق براہ راست ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی بن کے آتا ہے، جو کہ پاکستان کی نئی پالیسی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ بنانے کے تو ہم نے یہ ایک کونسل بھی بنا دی ہے، اور پھر ہماری کوشش بھی ہے کہ امریکہ کے اندر اس میں کوئی فنڈ بھی موبلائز کیا جائے، اور ٹرمپ فیملی کے جو بزنس ہے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑا جائے۔ لیکن ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک جو بنیادی چیز تھی کہ آپ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہو، واضح پروگرام ہو، وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آتی۔ میں نے بہت سارے اکانومسٹ بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بات کی چیز ہے کہ اس سے فائدے ہوں گے یا نقصان ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ہے کوئی ایک واضح جس کو کہتے ہیں پالیسی فریم ورک موجود نہیں ہے جس کے تحت یہ سارا کاروبار ہوگا۔ اور سب سے ایک دلچسپ بات اور بھی آتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی قانون ہے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک میں، وہ اس کو کرپٹو کرنسی کو لیگل ٹینڈر کی طور پہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ
इसको जो क्राइम एक्ट है, फाइनेंशियल क्राइम बॉडीज है, वो भी इसको इलीगल तस्लीम करती है। तब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे, इसका एक जो तजाद बन के आता है कि एक तरफ तो हुकूमत का एक बहुत ही ज़्यादा जोर है इस बात पे, और कोशिश भी है कि इस पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आए, और उसके बाद लेकिन ये खुद जो है, जो मुल्क के कानून है इस वक्त तक, और वो जो है उनको, वो अभी भी जो है उसमें एक लिहाज से तजाद पाया जाता है, वो अभी भी उसकी लीगल हैसियत भी तस्लीम नहीं होती है स्टेट बैंक। तो अब आगे चल के ठीक है को तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन एक और भी एक सवाल बहुत उठता है कि जो अगर एक जिसमें जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, उसके पास एक और भी जो चीज़ आती है कि जब उसको एक जिम्मेदारी और भी दी गई है कि इसके मुतालिक एक रेगुलेशन बनाए। लेकिन एक रेगुलेशन बनाने की चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि FATF, जिसके अभी हम बाहर जिसके निकले हैं ग्रे लिस्ट से, तो उसको भी जो है कंप्लायंस होनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ट्रिकी मसला है। इसमें ठीक है कि इस वक्त बैन अवी तौर पर, ख़ास तौर पर चूँकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, ट्रंप की फैमिली की इसमें बहुत दिलचस्पी है, तो इसमें ये बात आ रही है कि ये शायद अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें आगे चल के इसके मुतालिक बहुत से सवालात भी उठेंगे इसकी लीगैलिटी पे। फिर एक और बात भी आती है कि अगर आप इसको जो है वो एक लिहाज से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भी अगर कहा जा रहा है कि उसमें भी इसको इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसकी, तो उसके भी असरात जो है अभी तक साफ नजर नहीं आते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान को फायदा होगा कि आप एक ऐसी चीज में दाखिल हैं जो कि एक जिसकी कोई स्टेबल हैसियत नहीं है, और जिसमें जो बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन होती है और अनसर्टनिटी होती है, उसमें अगर फर्ज कीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके भी असरात क्या होंगे। तो ये बहुत सारे अहम सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक हुकूमत ने दिया नहीं है। इस वक्त एक यूफोरिया सा मौजूद मालूम होता है कि सब ठीक हो जाएगा एक दफ़ा जो है अगर हम आएंगे। एक और बात भी आती है कि पाकिस्तान ये कहता है कि उसमें उम्मीद है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और भी ममालिक जो हैं उम्मीदवार हैं इस चीज़ पे, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज ने, जिनके पास पैसा भी है और इन्वेस्टमेंट के ज़राए भी मौजूद हैं, उन्होंने भी जो है इस पे बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, और यकीनी तौर पे उनकी बहुत सारी डील जो है अमेरिकन कंपनीज के साथ उनकी हुई है। अब ये कि पाकिस्तान ने कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है इसमें, फर्ज कीजिए, वो तो फिर उसको एक, जहाँ तक बात आती है लीगैलिटी का, वो तो अलग एक और मसला आता है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती भी है, खासतौर पे क्रिप्टो माइनिंग जो है वो क्या चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा और समझने वाली बात भी आती है। क्रिप्टो माइनिंग होती है कि जो है कि एक कंप्यूटर के जरिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक एल्गोरिज्म क्रिएट होती है, जो कि एक लिहाज से एक जिसको कहते हैं जिसका क्रिप्टो करेंसी कह लें या क्रिप्टो कॉइन वजूद में आती है, फिक्टिशियस होता है, लेकिन उसमें जो है बहुत जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। अब वही बात हुकूमत को आती है कि पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि उन्होंने 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है कंसेशन दाम पे इनको देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप कितना कंसेशन दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर दूसरी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, तो इसमें यकीनी तौर पे अगर फर्ज कीजिए आप इनको कंसेशनरी रेट्स पे देते हैं बिजली, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आप जो किस तरह से वो पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो और सार्फिन है उस पर और बोझ पड़ेगा। और आपकी वैसे भी अभी तक हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस बात पे उनको एक लिहाज से गिला है, और सही भी है कि उनकी इतनी ज़्यादा जो है कीमत पे जो बिजली मिलती है उसकी वजह से उनकी कम्पिटिटिवनेस नहीं रही है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपने उनको 2000 मेगावाट जो कि आप कहते हैं सरप्लस बिजली है, तो अगर आप देते हैं तो फिर उसके बाद ये नजर आता है कि जो आप कंसेशन रेट पे देंगे उसके फिर जो सब्सिडी आप दे रहे हैं इनको, तो वो उसकी फिर कहाँ पे उसका असर पड़ेगा। तो फिर वही ख्याल आता है कि जो है ऑलरेडी जो है कंज्यूमर्स हैं उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका अभी तक हुकूमत जवाब नहीं दे सकी है। एक और बात भी आती है कि चाहे कितना भी आप कंसेशन रेट पे पावर दे दें, लेकिन अभी आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिस रेट पे आपको मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज उसमें
یہ پاور سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا اگر میں سم اپ کروں اس چیز کو، تو یہ ہے کہ ایک ایسا ایک آپ نے پلان تو بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بڑا ایک لحاظ سے آپ کو امید بھی نظر آتی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے، دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ آنا چل کے یہ ہماری معاشی ترقی کے لیے ایک ذریعہ بن کے آئے گی۔ لیکن یہ تمام جو مسائل ہیں، اس کا شاید جواب ابھی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے، کسی چیز کو لانچ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک واضح اکنامک کا اس کا فریم ورک بھی موجود ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، تو ابھی تو بہت سارا ایک یوفوریا بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہمیں کہیں اس سے، مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ بہت شکریہ۔